नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। बुधवार को चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने पार्टी संगठन की बैठक ली। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, विधानसभा अध्यक्ष एवं पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, भाजपा संगठन मंत्री रविंद्र राजू एवं तीनों महामंत्री वेदपाल, डॉक्टर पवन सैनी, मोहनलाल बड़ोली आदि और भाजपा के सभी विधायक और जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे। उत्तर पश्चिमी भारत विशेषकर पंजाब और हरियाणा में भूजल चिंताजनक स्तर तक गिर गया है। IIT कानपुर द्वारा प्रकाशित शोध पत्र में यह खुलासा हुआ है। इसमें उत्तर पश्चिमी भारत के 4000 से अधिक भूजल वाले कुओं के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। पंजाब और हरियाणा राज्यों में भूजल स्तर 4 से 5 दशकों में खतरनाक स्तर तक गिर गया है। भारत सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक जरूरतों के लिए दुनिया भर में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। भारत में वार्षिक भूजल अपव्यय लगभग 245 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 90% की खपत सिंचाई में होती है। ऊपरी भूजल 1974 के दौरान जमीनी स्तर से 2 मीटर नीचे था, जो 2010 में गिरकर 30 मीटर से भी नीचे हो गया है। भूजल में विशेष रूप से 2002 के बाद अहम गिरावट को दर्शाता है। सबसे अहम गिरावट कुरुक्षेत्र, पटियाला और फतेहाबाद और यमुना नदी घाटी यानी पानीपत और करनाल के कुछ हिस्सों में दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार से पहले ही केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कटारिया अंबाला लोकसभा से सांसद हैं। अभी मोदी कैबिनेट में हरियाणा से 3 मंत्री थे। इनमें फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह और रतनलाल कटारिया। वहीं अब रतनलाल कटारिया ने इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा के 18वें राज्यपाल के रूप में 74 वर्षीय बंडारू दत्तात्रेय को नियुक्त किया गया है, जिन्हें हिमाचल के राज्यपाल पद से स्थानांतरित करके हरियाणा में इसी पद पर भेजा गया है। दत्तात्रेय हरियाणा में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान लेंगे। दत्तात्रेय भाजपा के वरिष्ठ राजनेता और RSS के प्रचारक भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जारी आदेश के अनुसार बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश से स्थानांतरित करके हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। 4 बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित होकर संसद में पहुंचने वाले बंडारू को 2 साल पहले सितंबर 2019 में हिमाचल का राज्यपाल बनाया गया था। हरियाणा के युवाओं के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना वन टाइम रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 तक बढ़ाई गई है। युवाओं को चाहिए कि वह अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अवश्य करें। सरकार द्वारा ग्रुप C व D की भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। योजना के तहत जनरल वर्ग को 500 रुपए व आरक्षित वर्ग को 250 रुपए शुल्क देकर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाना चाहिए। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात इसकी वैधता 3 साल तक मान्य रहेगी। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार बुधवार सुबह करीब 7:30 पर 98 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। उन्होंने मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। दोपहर में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, NCP प्रमुख शरद पवार और शाहरुख खान दिलीप साहब को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे थे। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मुंबई पुलिस के जवानों ने फायर कर दिलीप कुमार को आखिरी सलामी दी। दिलीप साहब की पत्नी सायरा बानो ने कब्रिस्तान पहुंचकर उन्हें आखिरी सलाम किया। इस दौरान वे लगातार रो रही थी। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने शहीद, अंदाज, दाग, दीदार, मधुमती, देवदास, मुसाफिर, नया दौर, आन, आजाद, ज्वार भाटा, मुगले आजम, गंगा जमुना, क्रांति, कर्मा और सौदागर जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। दिलीप कुमार ने 5 दशक के कैरियर में करीब 60 फिल्मों में काम किया था। उनके बारे में एक बात और कही जाती है कि उन्होंने अपने कैरियर में कई फिल्मों को ठुकरा भी दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि फिल्में कम हो लेकिन बेहतर हो। कई बार लोग बताते हैं कि उन्हें इस बात का मलाल रहा था कि वे प्यासा और दीवार में काम नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि दिलीप कुमार जी सिनेमा लेजेंड के तौर पर हमेशा याद रहेंगे। उनका जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए नुकसान है। प्रधानमंत्री ने दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो से भी फोन पर बात करके शोक संवेदना व्यक्त की है।
लगातार दूसरी बार अंबाला संसदीय सीट से जीतकर पहली बार केंद्रीय राज्य मंत्री बने रतनलाल कटारिया की बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई। जनता से दूरी व किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। काम में बेहतर परफॉर्मेंस न दे पाने को भी एक वजह माना जा रहा है। लोगों से दूरी की वजह से कुछ महीने पहले उनकी गुमशुदगी के पोस्टर भी लगाए गए थे। टिप्पणी के बाद किसानों के कड़े विरोध के बाद उन्होंने माफी भी मांग ली थी। उन्होंने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जल शक्ति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया था, पर 2 साल के भीतर ही अब उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। अब संसदीय क्षेत्र में रहकर ही उन्हें काम करना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर गहरा शोक एवं दुख व्यक्त किया है। दिलीप कुमार 98 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। एक शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने श्री दिलीप कुमार को एक बेहतरीन व दिग्गज अभिनेता बताते हुए कहा कि ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार के निधन से फिल्म जगत में उत्पन्न रिक्ति की भरपाई करना असंभव है। उन्होंने कहा कि अपनी सहज एवं संवेदनशील अदाकारी के लिए मशहूर दिलीप कुमार सदा लोगों के दिलों में बसे रहेंगे। वहीं पूर्व सीएम एम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर शोक संतप्त व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, अपने शानदार जानदार अभिनय से दर्शकों को भावुक कर देने वाले दिलीप साहब अपने आप में अभिनय के चलते फिरते संस्थान थे। ट्रेजेडी किंग के जाने से आज सिनेमा जगत के एक युग का अंत हो गया है। दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि व परिजनों प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदनाएं। हरियाणा में अब मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक जल्दी मानसून की एंट्री हरियाणा में होने वाली है, जिसके चलते कई जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। हरियाणा कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 10 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। इस दौरान हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो हरियाणा राज्य में 8 जुलाई तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील, गर्म परंतु नमी वाला वातावरण बने रहने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी व दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं बीच बीच में आंशिक बादल, धूल भरी हवाएं चलने व कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। परंतु 9 जुलाई से मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनने की संभावना से राज्य में ज्यादातर क्षेत्रों में 9 जुलाई रात्रि से लेकर 12 जुलाई के बीच हवाओं व गरज चमक के साथ बारिश संभावित है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने एएलएम के पदों के लिए कुशल और अकुशल उम्मीदवारों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। 10वीं या आईटीआई या इसके समान समकक्ष उपाधि को भी स्वीकृत किया जाएगा। रिक्त पदों की संख्या 300 है। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 11 सितंबर 2021 तय की गई है। इस रोजगार के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इस रोजगार में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को कोई शुल्क नहीं देना होगा। भारत के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार किया गया। बुधवार शाम 6 बजे सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के 43 मंत्रियों ने शपथ ली। इस मुहूर्त में जिसमें किए गए सभी काम सफल होते हैं। शपथ लेने के लिए 34 ने हिंदी को तो वहीं 9 ने अंग्रेजी भाषा को चयन किया। 1.5 घंटे चले शपथ ग्रहण समारोह में 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली। नए मंत्रियों में सबसे ज्यादा 7 उत्तर प्रदेश और 3 गुजरात से हैं। दोनों ही राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मौजूदा मंत्रियों में से 7 को प्रमोट किया गया है। अनुराग ठाकुर, जीके रेड्डी, मनसुख मंडाविया, किरण रिजिजू, आर.के. सिंह, हरदीप सिंह पुरी और पुरुषोत्तम रूपाला को प्रमोशन दिया गया है। ये सभी 7 राज्य मंत्री थे। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने अपनी टीम के 53 में से 12 मंत्रियों को इस्तीफा देने को कहा, यानी 23% मंत्रियों की छुट्टी। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की लिस्ट की बात करें तो रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, थावरचंद गहलोत, रमेश पोखरियाल निशंक, हर्षवर्धन, सदानंद गौड़ा, संतोष कुमार गंगवार, बाबुल सुप्रियो, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया, प्रताप चंद्र सारंगी व देवश्री चौधरी शामिल है। कैबिनेट विस्तार के 2 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई टीम को विभागों का जिम्मा भी सौंपना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय अब डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह मनसुख मंडाविया संभालेंगे। अमित शाह मौजूदा मंत्रालयों के साथ नई बनी मिनिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन की जिम्मेदारी देखेंगे। वहीं पीयूष गोयल वाणिज्य, उद्योग और कपड़ा मंत्रालय देखेंगे। अश्विनी वैष्णव रेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। वहीं स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन की भी जिम्मेदारी देखेंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय
मंत्रालय को देखेंगे। पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी और फिशरीज मंत्रालय दिया गया है। अनुराग ठाकुर को खेल और युवक कल्याण मंत्रालय सौंपा गया है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूपेंद्र यादव को श्रम और पर्यावरण मंत्रालय, वहीं धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय, हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय, वहीं पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, तो वहीं किरण रिजिजू को संस्कृति मंत्रालय सौंपा गया है। कोविड-19 की डेल्टा वेरिएंट भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट यानी B1.617.2 को इसी वजह से डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया गया है। गौरतलब है कि भारत में दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार है। देश की कई बेहतरीन संस्थाओं के शोधकर्ताओं ने मिलकर डेल्टा वेरिएंट पर वैक्सीनेशन के प्रभाव का अध्ययन किया है। इससे पता चला है कि कोविड से ठीक हुए मरीज जिन्होंने वैक्सीन की सिंगल या फिर डबल डोज लगा रखी है वह सबसे ज्यादा सुरक्षित माने गए हैं। कोरोना वायरस का यह वेरिएंट इंसान के इम्यून सिस्टम को जल्द तबाह कर देता है और मानव अंगों में प्रवेश कर जाता है। कोरोना का सबसे बेहतर बचाव यही है कि कोविड अनुकूल व्यवहार करें और डबल मास्क पहनकर ही निकलें। जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी प्राप्त करने के लिए इस समय इससे बेहतर विकल्प कोई नहीं है और यही संक्रमण को रोक सकता है और बीमारी की गंभीरता को टाल सकता है।